नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और ये जो हमारी वीडियो है ये क्लास नंबर 12 होने वाली है। इससे पहले हम 11 क्लासेस करवा चुके हैं, जिसमें आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए टारगेट करेंगे। तो जो 2 दिसंबर 2025 को एग्ज़ाम हुआ था 3rd शिफ्ट में, उसके मैथ का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। पीवाईक्यू के 25 के 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बेस्ट अप्रोच और ट्रिक्स के साथ करवाएंगे। और आपका जो टारगेट है 80 हम पूरा करवाएंगे। तो मैथ में 25 में से 25 का टारगेट आपको लेके चलना है। तो चलिए सबसे पहले हम ये 25 के 25 सवाल सॉल्व करेंगे बेस्ट अप्रोच और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में भी आए। तो देखिए सबसे पहला जो सवाल है यहाँ पर आप देख रहे हैं 26 नंबर का। 410 मीटर और 440 मीटर लंबी दो ट्रेन है 130 और 140 की स्पीड की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। पीछे से आ रही तेज़ चलने वाली जो ट्रेन है दूसरी ट्रेन को पूरी तरह पार करने में कितना समय लेगी। तो देखो जब भी ऐसा कोई सवाल आता है तो अगर समांतर ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हैं तो जो उनकी चाल का अंतर है वो लिया जाता है, जो कि कितने का अंतर है 10 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। 10 का अंतर है और 5/18 से इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। और दोनों दूरियों को हमको जोड़ना होता है जब भी पार करने की बात आती है। तो जो दोनों दूरी हैं 410 की और 440 की, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 850। तो 850 मीटर जाना है इतने की स्पीड से। ऊपर से हम भाग दे देंगे तो 850 में पूरा भाग जाएगा। तो ये जो 18 है यहाँ पे, ये जो 18 दिख रहा है ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे गुणा 18 हो जाएगा। तो इसको हम गुणा में कर देंगे 18 और नीचे से इसको मिटा देंगे। काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो ये 17 बार कट जाएगा। ये मिनट आएगा, चूँकि ये मीटर प्रति सेकंड में तो सेकंड में आया है, मिनट में करने के लिए हम 60 से इसको भी भाग दे देंगे। तो ये 6 तिया 18 से कट जाएगा और ये 6 10 बार कट जाएगा। तो 51/10 आएगा, यानी कि 5.1 मिनट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगला जो सवाल है एक्स की वैल्यू दी गई है, वाई की वैल्यू दी गई है और जेड की वैल्यू दी गई है। और यहाँ पे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान ज्ञात करना है। आप सभी को पता होगा कि जब भी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू दिखे तो इसके बराबर होता है 3xyz। तो यही हमको सॉल्व करना है। 3 की जगह पे 3, एक्स की वैल्यू -15 है, वाई की वैल्यू 25 है, जेड की वैल्यू -10 है। सभी का गुणा करेंगे तो 15 गुणा 3 करेंगे तो 45, माइनस का आएगा, माइनस का 10 है तो प्लस का 450 आ जाएगा। और गुणा करेंगे 25 से, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 11,250, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। मतलब कि कोई भी 100 रुपये की चीज़ है, उस पे 100 रुपये की चीज़ की जगह वो 130 रुपये अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 38% की छूट देता है। यानी कि इस पे 38% माइनस करके वो चीज़ को बेचता है, यानी कि 62% में बेच रहा है। यानी कि 13 छंग 78, 78 और 2 80.6, यानी कि 80.6 रुपये में वो बेचता है। ये हमारा आ जाएगा। चूँकि कह रहा है कि उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 100 रुपये की चीज़ हमने मानी थी और बेच कितने में रहा है 80.6 में, यानी कि 19.4 का घाटा हो रहा है। और यही हमारी जो है परसेंटेज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगली सवाल की ओर चलते हैं। यदि cos थीटा बराबर 8/17 है तो देखो ये भी सवाल जो है लाल बटे कक्का वाले नियम से होगा। मैंने आपको सबसे पहली क्लास में इसको डिटेल में भी बताया था कि लाल बटे कक्का का मतलब होता है कि सबसे पहले साइन लंब बटे कर्ण होता है, फिर कॉस होता है आधार बटे कर्ण, फिर टेन होता है लंब बटे आधार, फिर कॉट होता है आधार बटे लंब, इस तरह से। तो यहाँ पे cos थीटा दिया गया है। cos थीटा बराबर, क्योंकि cos बराबर क्या होता है साइन cos आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। क्योंकि आधार बटे कर्ण की जगह 8/17 लिखा हुआ है, यानी कि आधार की वैल्यू 8 है, कर्ण की वैल्यू 17 है। अब यहाँ पे ट्रिपलेट होनी चाहिए। एक ट्रिपलेट होती है 8, 15 और 17, और यही ट्रिपलेट यहाँ पे बन रही है। नहीं बनेंगी तो ऐसे होते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चूँकि ट्रिपलेट बन रही है हमें पता है, आप ये करके देख लेना। तो जो यहाँ पे लंब की वैल्यू है वो 15 आ जाएगी। पूछ रहा है साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब दिया गया है 15, आधार जो कर्ण दिया गया है वो दिया गया है 17, लंब बटे कर्ण ये वाला हो जाएगा 15/17। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है 30 नंबर का। 5000 के मूल्यधन पर
3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक और 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से गणना किए जाने वाले साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है। देखो सीधा सीधा रहता है, 3 वर्षों के लिए अगर 5% के हिसाब से पूछ रहा है तो 5 का गुणा करेंगे, ओवरऑल 15% आ जाएगा। 4 वर्षों की यहाँ पे बात कर रहा है तो 4% की दर से बात कर रहा है तो 4 चौका 16% आ जाएगा। ओवरऑल कितने का अंतर है, मात्र 15 और 16 में 1% का अंतर है। चूँकि 1% कितने का निकालना है, 5000 का। 5000 का 1% कितना होता है, ऑप्शन नंबर सी 50 होता है। अगला सवाल है 31 नंबर का, कह रहा है कि 6.5, 10.6, 90.7 और ए का जो औसत है वो 13 है, तो ए का मान ज्ञात करना है। हमें पता है टोटल संख्या कितनी है, 6.5 है, 10.6 है, 19.7 है और एक संख्या ये है और इनका औसत 13 है। क्योंकि 4 संख्याएं हैं ओवरऑल, तो 13 अगर औसत है तो 4 संख्याओं का जो योग है कितना आना चाहिए, 13 चौको 52 आना चाहिए, यानी कि 52 आना चाहिए। क्योंकि इनका जो 3 संख्याओं का जोड़ है वो कितना है, 10, 19, 10, 29 और 6, 35, 35 एक 36.8 है। तो इन तीनों का तो औसत जो जोड़ है वो 36.8 है। हमको चाहिए कितना है, 52, तो 36.8, 52 में से हम घटा देंगे, घटाएंगे यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, 7 यहाँ पे 5 आ जाएगा और 1 यानी कि 15.2 आ जाएगा। तो ए का जो मान है वो 15.2 निकल के आ जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि 13 अगर औसत मानेंगे तो यहाँ पे कितने की कमी हो रही है, तो 13 मानेंगे तो यहाँ पे 6.5 की कमी हो रही है। अगले में 2.4 की जो है कमी हो रही है। फिर इसमें ज़्यादा हो रहा है कितने का, 6.7 ज़्यादा हो रहा है। तो करेंगे तो ओवरऑल 2.2 यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। 13 ए का मान पहले से है और ये ज़्यादा करना है तो 13 2 15.2 इस तरह से हो जाएगा। अगला सवाल है 32 नंबर का, एक विनिर्माता किसी वस्तु के थोक विक्रेता को 20% के लाभ पर बेचता है, फिर थोक विक्रेता उसे खुदरा विक्रेता को 25% के लाभ पर बेचता है और खुदरा विक्रेता ग्राहक को इतने के लाभ पर बेचता है। यदि खुदरा विक्रेता का जो मूल्य 372 है तो वस्तु का विनिर्माण लागत कितनी थी, ये पूछ रहा है। तो खुदरा विक्रेता यानी कि जो है खुदरा विक्रेता का विक्रय मूल्य यानी कि ग्राहक को जो बेचा गया है वो 372 में बेचा गया है। तो इस विनिर्माता का जो लागत मूल्य है वो पूछ रहा है जब इसने बेचा था। तो इस सवालों को करने के लिए सबसे पहले विनिर्माता की ही मान लेते हैं कि मान लीजिए कि 100 रुपये विनिर्माता की जो लागत है, अब थोक विक्रेता को 20% के लाभ पे बेच रहा है, यानी कि 120 में बेच रहा है। इसका कह रहा है कि थोक विक्रेता खुदरा को 25% एक्स्ट्रा बेचता है, मान लो 100 की जगह पे वो 125 में बेचता है, ठीक है। अब कह रहा है कि खुदरा विक्रेता ग्राहक को 24% में बेचता है, यानी कि 100 से 124% लाभ पर बेच रहा है, तो 100 से हो जाएगा 124। कह रहा है खुदरा विक्रेता का जो विक्रय मूल्य है, यानी कि यहाँ पे खुदरा विक्रेता जो भी यहाँ पे जोड़ आएगा उसकी जो वैल्यू है वो 372 के बराबर होगी। अब चूँकि यहाँ पे वैल्यू निकाली है तो इसका जो मान यहाँ पे आएगा वही मान हमारा आंसर हो जाएगा, 100 के बराबर जो भी आएगा। तो देखिए सबसे पहले काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 25 से काटेंगे 25 पंचे 125, 25 चौका 100 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 दिया 12, 4 एकम 4 हो जाएगा। 5 से इसको काट देंगे तो 2 बार, 2 से इसको काटेंगे तो 6 बार और 2 से इसको काटेंगे तो 3 बार और ये आ जाएगा यहाँ पे 50 बार। अब गुणा करेंगे तो 31 दिया कितना आ जाएगा 93 और यहाँ पे करेंगे तो ये 50 के बराबर है ही। जब 93 की वैल्यू 372 दी गई है, यानी कि जो एक की वैल्यू है वो 4 के बराबर है, तो 50 की जो वैल्यू है वो 200 के बराबर हो जाएगी और यही हमारा जो है आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसको और भी आसान तरीके से भी कर सकते हैं। अगला सवाल प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का पूछ रहा है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए जिससे किसी भी संख्या से भाग ना जाए, खुद से छोड़कर और 1 से छोड़कर। तो 1 को हम मानते नहीं हैं, तो पहली संख्या 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी और फिर 11 हो जाएगी। इनको जोड़ेंगे तो 5 3 8 तो 10 दूनी 20 और 8 28, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है 34 नंबर का। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा त्रिभुज की भुजाएं बना सकता है। देखो इसके लिए सिंपल सा एक रूल होता है कि जो भी त्रिभुज बनता है तो किसी भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि हम पहला ऑप्शन ट्राई करेंगे, यहाँ पे 3 भुजा दी गई हैं, एक तो 8 है, दूसरी 9 है और तीसरी
4 है। अब इन 3 भुजाओं में से किन्हीं भी 2 भुजाओं को जोड़ दो। जैसे कि ऊपर की हम पीछे की 2 जोड़ेंगे तो 9 4 13 होगा। तो जो तीसरी 8 भुजा बच रही है 8, तो ये 8 से ज़्यादा है दोनों भुजाओं का योग, बिल्कुल सही है। अगला हम ट्राई करेंगे 8 और 9 को जोड़ दूँ तो ये 17 आएगा, जो कि तीसरी भुजा 4 से ज़्यादा है, तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तीसरी बार हम 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12, जो कि तीसरी 9 से भी ज़्यादा है, यानी कि पहला ऑप्शन नंबर ए ही सेटिस्फाई कर जाएगा। बाकी 3 भी देख सकते हैं, लेकिन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा आपको ये वाला रूल याद करके रख लेना है, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। अगला जो सवाल है, विनोद, काजल और अर्पित ने एक व्यवसाय शुरू किया है और इतने इतने और इतने रुपए का निवेश किया है, यदि वर्ष के अंत में इतना लाभ होता है तो अर्पित का हिस्सा पूछा जा रहा है। जब भी ऐसा सवाल आता है तो देखो, जो लाभ होता है वही जो है निवेश का अनुपात होता है, जो लाभ का अनुपात होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, विनोद को बी लिख लेंगे, काजल को के लिख लेंगे, अर्पित को ए लिख लेंगे, निवेश लिख लेंगे 1040 है इनका, 1390 है इनका और 1890 है इनका। निवेश का अनुपात निकालेंगे तो 3 जीरो से यह तीनों जीरो कट जाएंगे। चूँकि अब किसी से कट नहीं रहा है तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13 और 9 22 हंसलाई 2 और 3 8 3 11 और 2 13 हंसलाई 1 और 4 432, जो कि 432 का जो मान है वो 1440 के बराबर दिया गया है। 1440 का 1 की वैल्यू निकालने के लिए हम 432 से इसमें भाग दे देंगे। अर्पित का जो हिस्सा है 189 है इसमें से, तो 189 से गुणा कर देंगे। ओवरऑल अगर हम यहाँ से काटेंगे, 3 से काटेंगे यहाँ पे तो 3 छंग 18, 3 तिरका 21 बार कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो 144 बार कट जाएगा। ये डायरेक्ट काटेंगे तो 10 बार कट जाएगा और 630 में 10 का गुणा करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 630 आ जाएगा। अगला जो सवाल है, एक्स में से 1% घटाना है तो एक्स को कितने से गुणा किया जाएगा। एक्स के मतलब हम 100 मान लेंगे, तो 100 का अगर हम 1% घटाएंगे तो 99 आएगा। अब 100 को हम 99 बनाने के लिए कितने से गुणा करना चाहिए। क्या इससे करेंगे तो आएगा 1 आ जाएगा, नहीं आएगा इससे करेंगे तो पॉइंट बनाएगा, ये भी नहीं आएगा इससे करेंगे तो 50 बचेगा, ये भी नहीं आएगा, यानी कि पॉइंट 99 से करेंगे तो यहाँ पे 99 बच के निकलेगा। सिंपल सी बात है। चलिए अगला जो सवाल है, एक कक्षा के 26 विद्यार्थियों की औसत आयु 37 वर्ष दी गई है। ठीक है भैया, 37 वर्ष है। एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो संपूर्ण औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, 38 हो रहा है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करना है। तो देखो, जो शिक्षक की आयु है 1 वर्ष बढ़ रही है, यानी कि 37 वर्ष थी, कितने 26 विद्यार्थियों की, तो 26 एक एक में सभी की बढ़ाएंगे तो 26 ईयर तो ये वाली बढ़ जाएगी। बाकी जो 38 साल एवरेज हो रही, तो 38 साल टीचर की भी होगी, तो 38 साल वो भी जोड़नी पड़ेगी। तो ओवरऑल जो जोड़ने पे आएगा 64, यही हमारे जो है जो यहाँ पे टीचर हैं उनकी आयु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 38 नंबर का सवाल है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है। कितना, 6:5:3 दिया गया है। और इसका जो घनाभ का आयतन है वो 720 है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो, कभी भी ऐसा जो है सवाल आ जाता है तो इसको हम मान लेंगे 6x, अगले को मान लेंगे हम 5x और तीसरे को मान लेंगे हम 3x। ठीक है। अब घनाभ का जो आयतन है वो क्या होता है, घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये तो होता है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन आयतन क्या होता है, आयतन होता है L इंटू B इंटू H। चूँकि LBH कितना दिया गया है 720, L कितना दिया गया वैसे माना है 6x प्लस इंटू 5x इंटू 3x और इसकी वैल्यू दी गई है 720 के बराबर। गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 दिया 90 और x का 3 बार गुणा होगा तो x क्यूब आ जाएगा, बराबर का आ जाएगा 720। इससे ये कट जाएगा, इससे ये 8 बार कट जाएगा। जब x क्यूब की वैल्यू 8 आएगी तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ऑब्वियस सी बात है, यानी कि इनका जो मान है वो हम निकाल लेंगे। x की जगह पे यहाँ पे 2 रख देंगे तो जो मान निकल के आएगा 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 का आएगा 3 दूनी 6। ये हमारी भुजाएं आ जाएंगी। अब चूँकि हमें ये वाला जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें मान रख देंगे 2L इंटू B करेंगे तो 10 12 18 में 120 हो जाएगा, प्लस B इंटू H करेंगे तो 10 छक्का 60 हो जाएगा, प्लस H इंटू L करेंगे तो 12 छंग 72 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो 12 6 18 और 7 25, 252, 252 गुणा 2 करेंगे तो 504। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है 39 नंबर का, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग। देखो, एक ये फादर हैं प्लस सन है, उनका जो योग दिया गया है 96 ईयर दिया गया है। 20 वर्ष पहले की बात हो रही है। 20 वर्ष पहले पिता की आयु, ठीक है, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अब 20 वर्ष पहले की बात हो रही है तो 20 तो पिता की भी घटेगी, 20 पुत्र की भी घटेगी, यानी कि ओवरऑल 40 इसमें से अगर हम कम करेंगे तो सिर्फ 56 बचेगा। कह रहा है कि जो पिता की आयु थी वो पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि ओवरऑल 4 गुनी होगी
तो जो सन की आयु है वो 14 हो जाएगी, 20 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ, और जो फादर की आयु है वो 42 हो जाएगी, तो ओवरऑल जोड़कर 56 आ जाएगा। ठीक है, अब पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करना है, तो 20 इसमें जोड़ देंगे तो ये 34 हो जाएगा, 20 इसमें जोड़ देंगे तो ये 62 हो जाएगा। इसका अनुपात निकालना है तो 2 से काट देंगे, ये 17 है, क्योंकि पहले पिता की पूछ रहा है, तो यहाँ पे 62 इस तरफ आ जाएगा, 34 इस तरफ आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 17 और ये 31 अनुपात 17। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है 40 नंबर का, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले उसी कार्य को 55 दिनों में कर सकता है। इफ़िशियंसी निकालने के लिए एलसीएम लेंगे तो 55 आ जाएगा। ए प्लस बी की जो इफ़िशियंसी है 11 आ जाएगी, बी अकेले की जो इफ़िशियंसी है 1 आ जाएगी, तो ए अकेले की जो इफ़िशियंसी है वो 10 आ जाएगी। ठीक है, ए अकेले उस कार्य का 2 गुना कितने समय में कर लेगा, तो 2 गुना करेंगे 55 का तो 110 काम करना पड़ेगा। ए की इफ़िशियंसी 10 है, तो 110 को जब 10 की इफ़िशियंसी से काम करेंगे तो 11 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, उस ट्रक की औसत चाल कितनी है जो आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष आधी दूरी 80 की चाल से चलता है। अब चूंकि चाहे आधी चली जाए, देखो चाहे इस तरफ जाके इस तरफ वापस आ जाओ, या फिर कोई इतनी दूरी है तो आधी दूरी उतने से तय करो और इस तरफ की आधी दूरी उतने से तय करो, बात एक ही है, औसत चाल निकालनी है। औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, इसमें मान रख देंगे 2x की वैल्यू 20 है इंटू दूसरी वैल्यू y की 80 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 80 प्लस 20 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। अभी वैसे हमने 28 ज्ञात किया था प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का, जो कि 11 तक गई थी। अगली जो संख्या है हम 5 और बढ़ा देंगे तो 13 आ जाएगी अगली संख्या, फिर 17 आ जाएगी, फिर 19 आ जाएगी, फिर 23 आ जाएगी और फिर 29 आ जाएगी। अब इनको जोड़ देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 9 3 12 12 9 21 28 28 दूनी 56, 28 और 3 31 31 और 8 39, 9 इकाई का अंक आ रहा है, यानी कि एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी 129 सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है, टील, मैरून और लाइम के एक टोकन वाले बैग में जो टीन है मैरून टोकन का अनुपात इतना दिया गया है, लाइम और टीन टोकन का अनुपात इतना दिया गया है, तो लाइम और मैरून टोकन का अनुपात ज्ञात करना है। देखो टीन को टी लिख लेंगे हम, मैरून को एम और लाइम को एल लिख लेंगे। पहले क्या दिया है, टील और मैरून का अनुपात दिया गया है, तो टील अनुपात मैरून को एम लिख लेंगे, जो कि दिया गया है कितना 15:10 दिया गया है। जबकि लाइम और टील का अनुपात, टील इतना है तो लाइम का अनुपात कितना दिया है, अगर टील कितना टील का जबकि लाइम और लाइम का जो अनुपात है यहाँ पे लिख लेंगे हम एल, तो लाइम का जो अनुपात है 19 है और टील का अनुपात 11 दिया गया है। अब पूरे अनुपात को बराबर करने के लिए ऊपर हम 11 से गुणा कर देंगे और नीचे हम 15 से गुणा कर देंगे। दोनों साइड इस तरफ 15 से होगा और इस तरफ दोनों से 11 से होगा। तो जो ओवरऑल यहाँ पे निकालेंगे हम एल अनुपात टी अनुपात एम, तो निकलेगा 19 गुणा 15 करेंगे तो 19 पंचे 95, 9 19 और 9 28, 285 आ जाएगा। अगले में करेंगे 11 पन्ना 55 हसलाई 1, 11 पन्ना 55 हसलाई 5, 11 एकम 11 और 5 16, 165 आ जाएगा। अनुपात निकालेंगे 11 सारा 110, ये हमारा अनुपात निकलेगा। क्योंकि ये 5 से कट रहा है तो 5 से काट देंगे ये 57 आ जाएगा, 5 से काट देंगे 33 आ जाएगा और ये 22 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है, लाइम और मैरून, लाइम कितना है 57, तो 57 हो जाएगा। मैरून कितना है 22, तो रेशियो 22 हो जाएगा। 57 रेशियो 22, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है 44 नंबर का, यदि 17 × 684 भागे 57 माइनस का 5/7 गुणा 4.2 बराबर x प्लस 13 × 204/17 है, तो x का मान इसमें से ज्ञात करना है। तो देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है और बिल्कुल सरल है। इसको सॉल्व करने के लिए सीधा हम करेंगे, यहाँ पे 57 से काटेंगे तो 57 एकम 57, 114, 57 दूनी 114 ये आ जाएगा। 7 से इसको काटेंगे तो 7 छंग 42.6 आ जाएगा, 6 पंच 30, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे इसका ओवरऑल 3 बचेगा, सारी चीज़ें कट कर। फिर यहाँ पे बराबर करेंगे और x प्लस 17 से काटेंगे तो ये 12 बार कट जाएगा, तो 13 गुणा 12 करेंगे तो 13 दूनी 26 आ जाएगा और 2 हासिल है 13 2 15, 156 आ जाएगा। इस तरफ कितना आ रहा है 17 दूनी 34 आ रहा है और 17 3 20, 204 आ रहा है। 204 में से 3 घटाएंगे
201 बटेगा इस वाले 156 को इस तरफ लेकर आएंगे तो 156 इस तरफ और x आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो ओवरऑल 45 हमारा जो है आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन है, आराम से आप सॉल्व इसको कर सकते हैं, कोई नियम नहीं लगाना है। अगले में पूछ रहा है कि 1/20 1/5 का कितना प्रतिशत है। देखो अगर आगे से लेंगे 1/20 लिखेंगे तो अगली वाली जो संख्या है उसको उल्टा करके 5/1 लिखकर परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 5 पचम 25। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है, एक कुशल श्रमिक प्रतिदिन 100 रुपये कमाता है, ठीक है। एक अकुशल श्रमिक प्रतिदिन 50 रुपये कमाता है। यदि 5 श्रमिक मिलकर एक दिन में 400 रुपये कमाते हैं तो कुशल कितने श्रमिक हैं। देखो ऐसे सवालों को हम जितने भी पूछता है सारे एक ही टाइप के मान लेते हैं। मतलब 5 श्रमिक की बात कर रहा है तो मान लेंगे पाँचों श्रमिक जो है कुशल श्रमिक हैं। तो अगर पाँचों कुशल होंगे तो 100 करके 500 रुपये कमाएंगे। क्योंकि कितने कम हो रहे हैं 100, यानी कि अगर 2 अकुशल भी यहाँ पे मजदूर होते तो 50-50 करके 100 कम हो जाते, यानी कि जो है 2 हो जाएंगे इसमें से अकुशल और जो 3 बाकी के हैं ये हो जाएंगे कुशल। तो 3 जो कुशल हैं वो 100 करके 300 रुपये कमाएंगे, 2 अकुशल 50-50 करके 100 कमाएंगे तो ओवरऑल 400 हो जाएगा। और यही हमसे पूछा गया है कि 5 टोटल मजदूर हैं तो कुल कितने कुशल श्रमिक हैं। कुशल श्रमिक हैं 3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है, 3 टाइप के जो पाइप दिए गए हैं एक्स वाई जेड और भर सकते हैं। यहाँ पर बता रहा है कि एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड, 3 पाइप हैं, ठीक है। टैंक को क्रमशः भर रहे हैं कितने में, 360 मिनट में। एक भर रहा है 540 मिनट में और एक भर रहा है 720 मिनट में। अब कह रहा है कि वाई और जेड को 30 मिनट के लिए खोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी इफ़िशियंसी निकालेंगे। तो इफ़िशियंसी निकालने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे अगर यहाँ पे, क्योंकि हम मिनट को इसमें घंटा में भी बदल सकते हैं। घंटे में अगर हम बदलेंगे तो ये आ जाएगा 720 की जगह 12 घंटे, ये आ जाएगा 540 मिनट की जगह 9 घंटे और ये आ जाएगा यहाँ पे 360 की जगह 6 घंटे। ये हावर में हो जाएगा टोटल। अब यहाँ पे एलसीएम लेना आसान हो जाएगा क्योंकि तो 12 25 60 9 छक्का 54 12 9 108 108 गुणा 6 तो 108 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। तो जेड की जो एफिशिएंसी है 9 हो जाएगी, वाई की जो एफिशिएंसी है वो 12 हो जाएगी, इसकी जो एफिशिएंसी है 18 हो जाएगी। ये एफिशिएंसी तीनों की आ जाएगी। अब कह रहा है कि वाई और जेड को, यानी कि वाई और जेड की एफिशिएंसी कितना है, 12 9 21 हो रही कितने, 1 घंटे में। लेकिन 30 मिनट यानी कि आधे घंटे को खोल रहा है पाइप को। तो 12 9 21 जब 1 घंटे में हो रही है तो आधे घंटे में कितनी हो जाएगी, 10:30 हो जाएगी। कितने, 30 मिनट में ये हो जाएगी क्या, वाई और जेड 30 मिनट में 10.5 यूनिट भर देंगे। अब कह रहा है कि फिर एक्स को भी खोल दिया जाता है तो तीनों पाइपों द्वारा टैंक के शेष भाग को भरने में लिया गया समय कितना है। तो देखो अब इसमें से 108 में से 10.5 घटाएंगे तो 97.5 बचेगा। अब तीनों पाइपों को खोल दिया है तो 18 12 30 9 39 हो जाएगा। तो 39 की जो है पर हावर की स्पीड से ये लोग इसको भरेंगे। तो कितने मिनट लगेंगे, मिनट के लिए हम 60 से गुणा कर देंगे, 3 से काटेंगे तो ये 13 बार कट जाएगा और ये 20 बार कट जाएगा। 13 से डायरेक्ट काटेंगे तो 13 7 91 और 13 पन्ना 65 यानी कि 7.5 आएगा। 7.5 में 20 का गुणा करेंगे तो 150 मिनट ओवरऑल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसे आप डायरेक्ट मिनट से भी कर सकते थे लेकिन कैलकुलेशन लंबी हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है 48 नंबर का, एक वस्तु को 528 रुपये में बेचने पर, ठीक है, 528 में बेचने पर 12% की हानि होती है। 12% लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा। देखो जब 528 रुपये की वही चीज़ बिक रही है तो 12% का लॉस हो रहा है, यानी कि 88% में बिक रही है। क्योंकि 12% का लाभ चाहिए यानी कि 100 तो चाहिए है, 12 और चाहिए तो 112 से गुणा कर देंगे, हमारा जो है आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने से। क्योंकि इसको हम काटेंगे, इसको काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 22 बार कट जाएगा, 4 दूनी 8 4 8 32, 2 से फिर काटेंगे 14 बार, 2 से काटेंगे 11 बार, इसको डायरेक्ट 11 से काट देंगे तो 11 चौक 44 और 11 8 88 48 बार, 14 8 112 का एक अंक 2 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही
हो जाएगा। अगला जो सवाल है 49 नंबर का, एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो हमको एक भुजा दी गई है 120 सेंटीमीटर की, दूसरी भुजा दी गई है 174 सेंटीमीटर की, तीसरी भुजा दी गई है 126 सेंटीमीटर की, और इसका हमको क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। देखो जब भी हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, इस तरह से होता है। तो चूँकि ये जो फॉर्मूला है ये तब लागू होता है जब ट्रिपलेट हो रही हो, यानी कि जो इस तरह से जो त्रिभुज की भुजा है उसके कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर वाली चीज़ सेटिस्फाई कर रही हो, और इसके लिए ट्रिपलेट होती है। और इसको ट्रिपलेट बन रही है या नहीं बन रही है तो इसको 6 से काटेंगे तो ये 20 बार कट जाएगा, इसको 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 नारे चंगन 29 बार, इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 21 बार। चूँकि 20 21 29 एक ट्रिपलेट होती है, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये सेटिस्फाई कर जाएगा। और इसमें जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, बाकी इसको आधार और इसको लंब मान सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगाएंगे 1/2 इंटू जो पहली भुजा कितनी है, आधार इसकी 120 है, इंटू दूसरी जो भुजा है वो 126 है, इसका जो है ऊंचाई आधा कुछ भी मान सकते हैं लंब, तो 126 में गुणा करेंगे तो यही हमारा जो है आंसर, 2 से काटेंगे तो 60 हो जाएगा। अब गुणा कर देंगे तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 6 छंग 36 60 आएगा पीछे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके अलावा इससे नहीं होता तो एक हीरोज फार्मूला होता है, जैसे कि एस ये वाला अंडर रूट के अंदर एस और एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब एस क्या होता है, तो एस तीनों भुजाओं का योग होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यहाँ से एस निकल आता है, तो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखोगे ट्रिपलेट तो ज़्यादा सही रहेगा। अगला सवाल है 50 नंबर का, एक स्टोर घरेलू सामानों पर 47 खरीद पर 9 मुफ्त पाए का ऑफर दे रहा है। क्योंकि जो मुफ्त पाए ऑफर यहाँ पे दे रहा है 47 पे 9, ये 47 पे नहीं देता है, ये ओवरऑल दोनों को जोड़ने पर, यानी कि 47 और 9 कितना 56 पर दे रहा है। तो इसको इस तरह से करेंगे, 56 पे कितनी फ्री दे रहा है, 9 मुफ्त दे रहा है, परसेंटेज निकालने के लिए कितने 100 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे गुणा करेंगे हम तो 900/56 आएगा। 900 में 56 से भाग देंगे जब हम, सबसे पहले तो 2 से काट देंगे तो ये 28 और यहाँ पे 450 आ जाएगा, 450। अब भाग देंगे तो 28 एकम 28, यहाँ पे 17 बचेगा और 28 छक्के हो जाएगा लगभग 170 के समथिंग, तो 16.7 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो 2 दिसंबर 2025 को थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसके 25 के 25 मैथ के सवाल कर लिए हैं सॉल्व। उम्मीद है कि आपको ये सवाल की जो अप्रोच है अच्छे से समझ में आई होगी। कोई अगर डाउट है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलेंगे हमारी अगली क्लास नंबर 13 जो कि 3 दिसंबर की पहली शिफ्ट के साथ मिलेंगे। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।